हे एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बीपीएससी एईडीओ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज। आज हम करने वाले हैं इडियम्स। ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि जो अपकमिंग बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम है उसमें इंग्लिश बहुत मायने रखता है पेपर क्लियर करने में, क्योंकि जब आपका पहला पेपर क्लियर होगा तो ही आपके बाकी के दोनों पेपर चेक होंगे। तो इडियम्स खास करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2-3 इडियम पक्का ही पूछे जाएंगे। जो भी पीवाईक्यूज़ है या फिर जो भी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस देखने के बाद मैं ये इम्पॉर्टेंट इडियम्स आपके लिए लेके आई हूँ। तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इडियम्स यानी कि मुहावरे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इडियम सॉल्व करते वक्त आपको उसका लिटरल मीनिंग बिल्कुल भी नहीं बताना है, ठीक है। जो भी रियल मीनिंग होगा इडियम का उससे डिफरेंट बताना है। सो आवर फर्स्ट इडियम इज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? बीन्स को फैला देना? बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए ये एक बैग है और इसके अंदर काफ़ी सारे बीन्स भरे हुए हैं, ठीक है, और वो स्पिल हो गया यानी कि फैल गया। तो ये क्या होगा? ये सारे बाहर आ जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि इसके अंदर बीन्स था, ये बाहर निकल गया। तो स्पिल द बीन्स का मतलब हुआ कि कोई चीज़ छुपी हुई है और वो सबके सामने आ गई, यानी कोई सीक्रेट था और वो सीक्रेट रिवील हो गया, सभी को पता चल गया। तो स्पिल द बीन्स का मतलब क्या हो जाएगा? टू वेस्ट फूड, या टू रिवील अ सीक्रेट, या टू वर्क हार्ड, या टू हाइड अ फैक्ट। बताइए। द करेक्ट आंसर विल बी टू रिवील अ सीक्रेट। कोई सीक्रेट का पता चल जाना, सामने आ जाना। नेक्स्ट, चिकन फीड। चिकन फीड का मतलब, चिकन होती है ना एक चूजा, और फीड मतलब जो वो खाता है खाना। तो चिकन कैसा खाना खाता है? बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, लिटिल अमाउंट में। तो चिकन फीड का मतलब क्या हो जाएगा? बिल्कुल थोड़े अमाउंट में। आइए सेंटेंस को पढ़ते हैं। माई अंकल लव्स हिज जॉब इवन इफ दे पे हिम चिकन फीड। कैसा फीड? चिकन फीड। मेरे अंकल को उनके जॉब से, अपने जॉब से उनको बहुत ज़्यादा प्यार है, तभी भी जब उनको चिकन फीड दिया जाता है, यानी कि बहुत लिटिल अमाउंट में दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मनी, ठीक है। वर्डलेस गिफ्ट नहीं होगा। अगर वर्डलेस गिफ्ट होगा तो वो अपने जॉब को लव क्यों करेंगे? अ लॉट ऑफ फूड नहीं होगा। पेमेंट इन काइंड, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वेरी लिटिल मनी, कि बहुत ही थोड़े पैसे मिलने के बाद भी मेरे अंकल को उनके जॉब से बहुत प्यार है, उनको उनके जॉब से बहुत ज़्यादा प्यार है। चिकन फीड मीन्स वेरी लिटिल मनी, बहुत थोड़ा, ना कि चिकन का खाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर मतलब एक टाइट कॉर्नर में? बिल्कुल नहीं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। सेंटेंस पढ़ते हैं। ही डज नॉट हैव मनी टू पे बैक द लोन, ही इज इन अ टाइट कॉर्नर। उसके पास पैसे नहीं है लोन पे बैक करने के लिए, और वो कहाँ है? वो एक टाइट कॉर्नर में है। अगर आपके पास पैसे ना हो कोई चीज़ पे बैक करने के लिए, तो आपकी सिचुएशन कैसी हो जाएगी? एक टाइट कॉर्नर वाली हो जाएगी।
हाइडिंग इन द हाउस, घर में छुपने लायक, नहीं. इन द प्रिजन, जेल में, बिल्कुल नहीं. बीन बैंकरप्ट, बैंकरप्ट क्या होता है? बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया हो जाना. ठीक है, दिवालिया हो जाना यानी पूरे पैसे खत्म हो जाना. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कि वो लोन पे बैक नहीं कर पा रहा है तो वो एक टाइट कॉर्नर में है. टाइट कॉर्नर मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में फंस गया है. ठीक है. नेक्स्ट इडियम इज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ. स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब होता है डायरेक्ट ही सोर्स से सुनना कोई चीज, कि जिसको पहले से कोई चीज पता है उससे आपने वो चीज सुना, डायरेक्ट आपने मेन पॉइंट से, मेन सोर्स से सुना. तो इसका क्या हो जाएगा? हिंट दे दिया मैंने, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? बिलीव समवन हु इज वेरी कॉन्फिडेंट, हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, get information from a popular television channel, hear something from someone who has many followers on social media. बताओ क्या होगा? मैंने क्या बताया था? स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ का मतलब डायरेक्टली सोर्स से सुनना, जिसके पास पर्सनल नॉलेज है, डायरेक्टली उसको चीजें पता है, उससे सुनना. ठीक है, ना कि इधर उधर से. तो क्या हो जाएगा? हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज. Moving to the next idiom, the tip of an iceberg. क्या होगा इसका आंसर? टिप ऑफ एन आइसबर्ग का मतलब होता है कि एक बहुत ही बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा या बर्फ का पहाड़ और उसका एक छोटा सा टिप. मतलब क्या? एक बहुत बड़ी चीज है और उसका एक छोटा सा हिस्सा. एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं. दिस मैन्स टेकिंग ब्राइब, दिस मैन्स टेकिंग अ ब्राइब इज ओनली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग. ये जो आदमी घूस लेता है, ब्राइब लेता है, वो बस कितना है? टिप ऑफ एन आइसबर्ग के जितना है, कि एक आइसबर्ग है उसके टिप के जितना है, एक छोटे से पार्ट के जितना है. प्रॉब्लम और शिप faces on the ocean, something that has been in existence for a long time, a legally punishable crime, something which is a smaller part of something much bigger. तो मैंने क्या बताया इसका? The tip of an iceberg का something which is a small part of something much bigger, कि कुछ बहुत बड़ा है उसका एक छोटा सा हिस्सा. The graveyard shift. द ग्रेवयार्ड शिफ्ट क्या होता है? मिस्टर वर्मा वर्क्स इन द ग्रेवयार्ड शिफ्ट. मिस्टर वर्मा कब काम करते हैं? ग्रेवयार्ड शिफ्ट में. ग्रेवयार्ड शिफ्ट के वक्त काम करते हैं. ग्रेवयार्ड शिफ्ट का मतलब होता है जो मिडनाइट होता है, मध्य रात्रि, उस टाइम से लेकर सुबह के 7-8 बजे तक. ठीक है, मॉर्निंग के 7 to 8 AM तक, मिडनाइट से लेकर मॉर्निंग के 7 to 8 AM तक क्या होता है? ग्रेवयार्ड शिफ्ट होता है. फ्रॉम मिडनाइट टिल 7 और 8 AM. ठीक है, सुबह के 7-8 बजे तक, मिडनाइट से लेके. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? वर्किंग एट द टाइम व्हेन एवरीबडी इज रेस्टिंग? नो. द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट, often from midnight to 8 AM. तो it will be the correct answer. Option 3 क्या बोल रहा है? An energy sapping shift that fast tires you out? No. Working only at the midnight every day? No. क्या हो जाएगा इसका? midnight से लेके 8 AM तक, the graveyard shift. ठीक. Next is beating the air. अच्छा, beating the air से आपको क्या समझ आ रहा है? एयर को कोई बीट कर सकता है? हवा को कोई बीट कर सकता है? नहीं. तो ये कैसा काम हुआ? ये यूजलेस वर्क हुआ ना, कि फालतू का काम हुआ, कि एयर को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता.
To dwell in an argument with a foolish person is like beating the air. अगर आप किसी foolish person के साथ, किसी मूर्ख इंसान के साथ अगर आर्ग्यूमेंट करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे, कुछ भी बातें बनाओगे, तो वो कैसा हो जाएगा? बीटिंग द एयर वाली बात हो जाएगी, यानी फालतू का काम कर रहे हो आप. तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास? सिग्निफिकेंट एफर्ट. सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट. तो ये इंपॉर्टेंट काम हो रहा है कि आप एक फुलिश पर्सन के साथ लड़ाई कर रहे हो? बिल्कुल नहीं. फ्रूटफुल वर्क हो रहा है, इससे आपको अच्छा फल मिलेगा, फ्रूटफुल होगा, बहुत अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं. यूजलेस टास्क है, हाँ जी, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. यूजलेस टास्क है, फालतू का काम कर रहे हैं बीटिंग द एयर करके. ब्रीदिंग इन द एयर, ये बिल्कुल नहीं होगा. नेक्स्ट इडियम है स्मेल और रैट. स्मेल और रैट का मतलब होता है कोई सस्पिशन. ठीक है, आपको शक हो रहा है किसी चीज को लेके या किसी पे, किसी कारणवश, तो उसे क्या बोलते हैं? स्मेल और रैट. सस्पिशन होना. ठीक है. ऑप्शंस क्या है हमारे पास? हैव नो डाउट्स अबाउट समथिंग, कि आपको कोई भी डाउट नहीं है किसी चीज के बारे में. फील दैट देयर इज अ लॉस इन बिजनेस. नो. थिंक दैट देयर इज अ डेड एनिमल. डेड एनिमल तो समवट लिटरल मीनिंग हो गया इसका, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. हैव अ रीजन टू सस्पेक्ट समथिंग, कि आपके पास कोई रीजन है कि आपको सस्पिशन हो रहा है. ठीक है, आपको शक हो रहा है, डाउट हो रहा है आपको. नेक्स्ट है इन द निक ऑफ टाइम. इन द निक ऑफ टाइम इडियम का मीनिंग होता है डेडलाइन पे. पूरे साल आपने पढ़ाई करी नहीं और लास्ट में जाके आप डेडलाइन पे चाह रहे हो कि सारी चीजें आप कंप्लीट कर लो. डेडलाइन. ठीक है, लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे. तो आंसर क्या हो जाएगा? बिगिनिंग ऑफ अ मंथ. नो. अ स्पेशल ओकेजन, एक खास ओकेजन. नो. एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट. क्या आंसर होगा? एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट. अ लॉन्ग डिले, नहीं. अ लॉन्ग डिले मतलब लंबे समय तक डिले करते रहना, टालते रहना. पर यहाँ डेडलाइन की बात हो रही है कि बस बिल्कुल अब खत्म सब कुछ. तो लास्ट पॉसिबल मोमेंट पे आप चीजें करना चालू करते हो, उसी को बोलते हैं इन द निक ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज मूव अर्थ एंड हेवन. मूव अर्थ एंड हेवन. अच्छा, अर्थ और हेवन को कोई मूव कर सकता है? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं. अर्थ और हेवन को कोई मूव कर सकता है? इसका क्या होगा आप बताओ. हम अर्थ और हेवन को कैसे मूव कर सकते हैं और कब कर सकते हैं? जब हम पूरी ताकत लगा रहे हो कुछ अचीव करने के लिए, राइट? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पे फॉर समथिंग. नो. मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग. स्टार्ट समथिंग न्यू. मेक डिफिकल्ट चॉइसेस. क्या होगा इसका? पूरा जी जान लगा देना किसी चीज को पाने के लिए. मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू अचीव समथिंग. ठीक है, कोई चीज पाने के लिए पूरा एफर्ट लगा देना, उसी को हम बोलते हैं मूव अर्थ एंड हेवन. कि अर्थ और हेवन को आपने मूव कर दिया, इसका मतलब आपने सारी कोशिशें करी टू अचीव समथिंग. टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब एक नया लीफ टर्न ओवर कर देना. टू चेंज योर बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे, या टू बिकम फेमस, टू बाय न्यू थिंग्स, टू अंडरस्टैंड अदर्स प्रॉब्लम्स. बताओ क्या होगा इसका आंसर?
न्यू लीफ को अगर हम टर्न ओवर कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि एक नया चेंज ला रहे हैं, पॉजिटिव चेंज। न्यू लीफ है ना, तो न्यू लीफ से हम पॉजिटिविटी को कन्वे कर सकते हैं कि पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव वहां पे हो रहा होगा, तो अपना बिहेवियर एक पॉजिटिव वे में चेंज करना। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड का मतलब क्या होता है? To do something that is dangerous or even illegal, make attempts to improve a difficult situation, do something that is legal and acceptable, sail one's boat close to the shore. अगर आप विंड के पास में जाके सेल कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? एक डेंजरस काम कर रहे हो ना, कि जानबूझ के आप चीज़ों में कूद रहे हो। ये एक बोट है और ये विंड है, हवा चल रही है, यहाँ पे सी शोर है, आप यहाँ पास में जानबूझ के जाके सेल कर रहे हो, यानी आप डेंजरस चीज़ में खुद कूद रहे हो। डू समथिंग दैट इज डेंजरस और इवन इलीगल। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ट्विस्ट समवन्स आर्म, इसका लिटरल मीनिंग क्या निकल रहा है कि किसी की आर्म को पकड़ के ट्विस्ट कर देना, मोड़ देना, किसी का हाथ पकड़ के मोड़ देना। तो ये तो इसका नहीं होगा। ट्विस्ट समवन्स आर्म का मतलब होता है कि किसी को फोर्सफुली कोई काम करने पे मजबूर करना, उसके रिफ्यूज करने के बाद भी, ताकि वो बिल्कुल रिफ्यूज ही ना कर सके, किसी को जबरदस्ती कोई काम करवाना। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज, टू मेक समवन हु इज अनॉयड इवन एंग्रियर, to persuade someone to do something you want because they like you, to hurt someone who is injured by twisting their arm। बताओ क्या होगा? आर्म ट्विस्ट तो नहीं करेंगे, किसी को आप मनाओगे, परसुएड करोगे कुछ करने के लिए जो आपको लाइक करते हैं? नहीं। जो पहली से अनॉयड है उसको और एंग्री करोगे? नहीं। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज, किसी को फोर्सफुली कोई काम करवाना ताकि उनके लिए मुश्किल हो जाए, मना करना, रिफ्यूज करना। ट्विस्ट समवन्स आर्म। वंस इन अ ब्लू मून, ये आपने सुना होगा हिंदी में, ईद का चांद होना, मतलब जो कभी कभी दिखाई देता हो। वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, जो यूजुअली ना होता हो, जो कभी कभी होता हो। दे विजिट देयर विलेज, वो अपने गांव विजिट करते हैं, विलेज को विजिट करते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, कब? वंस इन अ ब्लू मून में, यानी कि इमिडिएटली व्हेन रिक्वायर्ड, या वेरी रेयरली, क्वाइट फ्रीक्वेंटली, या नेवर। कभी नहीं, कभी विजिट नहीं करते, यहां तो लिखा है विजिट करते हैं, यहां लिखा है ना विजिट करते हैं, तो ये तो गया। क्वाइट फ्रीक्वेंटली, बार बार करते हैं, यहाँ वंस लिखा है ना, तो वंस से हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। वेरी रेयरली यानी बहुत कम, या फिर इमिडिएटली व्हेन रिक्वायर्ड, बार बार अगर जब भी रिक्वायर्ड होगा और वो इमिडिएटली वहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ पे वंस क्यों लिखा होगा? देखो आप ना कोई कोई सेंटेंस पढ़ के और इडियम को समझ के, और जो भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं ये चारों, उसमें से आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शंस को और सही राइट ऑप्शन लगा सकते हो। तो देखो मैंने कैसे दोनों ऑप्शन एलिमिनेट किया, ये भी देखो तीसरा एलिमिनेट हो गया कि जब रिक्वायर्ड होगा तो वो इमिडिएटली अगर विजिट बार बार कर रहे होंगे तो यहाँ वंस नहीं लिखा होगा, तो ये ऑप्शन भी गया। तो क्या बच गया हमारा? वेरी रेयरली, कि बहुत कम जाते हैं, कभी कभार जाते हैं। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ईजी, वेरी ईजी।
ठीक है, वेरी इजी. To win the school skating competition was a piece of cake for her. स्कूल का स्केटिंग कंपटीशन जीतना उसके लिए एक पीस ऑफ केक था, यानी कि बहुत आसान था, बहुत इजी था. अ पीस ऑफ केक मीन्स इजी, वेरी इजी. तो कोई चीज़ इजी पीजी होती है तो बहुत इजीली हम उसे कर लेते हैं. आउट ऑफ रीच, रीच से बाहर था, नो. बियॉन्ड हर कैपेसिटी, कैपेसिटी के बाहर, नो. वेरी इंजॉयबल, नो. वेरी इजी, कि बहुत इजी था. बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. अब देखो ये इडियम पढ़ के ही लग रहा है कि कहीं पे दो चीज़ों की बात हो रही है, बोथ वर्ल्ड्स की बात हो रही है, जहाँ पे दोनों जगह क्या है, बेस्ट है. मतलब यहाँ भी अच्छा और वहाँ भी अच्छा. लेट्स सी द सेंटेंस. बाय वर्किंग फ्रॉम होम शी इज एबल टू वर्क एज वेल एज लुक आफ्टर द हाउस. जब वो घर से काम करती है तब वो अपना वर्क भी कर पाती है और साथ ही साथ में अपने हाउस को भी संभाल पाती है. दिस वे शी हैज़ द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. और इस तरीके से, इस वे से वो दोनों ही वर्ल्ड्स में बेस्ट है. तो इसका ऑप्शंस क्या है? डूइंग टू जॉब्स टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी. दो जॉब करना, नहीं. enjoying two opportunities together, doing two tasks at the same time, या visiting two different places. यहाँ पे क्या बात हो रही है कि किसी बंदे को दोनों जगह फायदा हो रहा है, दोनों जगह उसके पास उसके साथ बेस्ट चीज़ें हो रही हैं. यहाँ पे वर्क भी कर पा रहा है और वो हाउस होल्ड के चोर्स भी कर पा रहा है. ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? enjoying two opportunities together. दो अपॉर्चुनिटी को एक साथ इंजॉय करना, यानी बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. राइट, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ईगर बीवर. ईगर बीवर, ईगर का मतलब क्या होता है? ईगर का मतलब होता है क्यूरियस. क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु जो हो. ठीक है, जो चीजें बार बार पूछता है, जिज्ञासा जिसके अंदर होती है, क्यूरियस. और बीवर का मतलब क्या होता है? बीवर देखा, जो बुनाई का काम करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम होता है, हार्ड वर्किंग होता है. ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी हो, उसे हम बोलते हैं ईगर बीवर. लेट्स सी दी सेंटेंस. व्हेन इट कम्स टू फिनिशिंग हिज स्कूल वर्क जॉनी इज एन ईगर बीवर. जब स्कूल का काम, होमवर्क फिनिश करने की बारी आती है तो जॉनी क्या है? एक ईगर बीवर है, यानी वो क्यूरियस भी होगा और वो हार्ड वर्किंग भी होगा. राइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अ कीन एंड एंथुजियास्टिक पर्सन, ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड श्योर ऑफ वन सेल्फ, वेरी लेथार्जिक एंड अनविलिंग टू डू वर्क, समवन हु इज स्नॉबिश. अगर कोई हार्ड वर्किंग है तो वो लेथार्जिक तो नहीं होगा. लेथार्जिक मतलब होता है लेजी. ठीक है, तो ये गया. ऑलवेज कॉन्फिडेंट, जो हमेशा कॉन्फिडेंट हो और श्योर हो, नहीं. समवन हु इज स्नॉबिश, जो स्नॉबिश हो, नो. अ कीन एंड एंथुजियास्टिक पर्सन, कि एक बहुत ज़्यादा कीन और उत्साही एंथुजियास्टिक पर्सन है. ईगर बीवर का मतलब होता है क्यूरियस, एंथुजियास्टिक, हार्ड वर्किंग. ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है मेक माई माउथ वाटर, कि मेरे मुंह में पानी ला देता है. मेक माई माउथ वाटर, तो ऐसा क्या होगा कि मुंह में पानी आ जाएगा? कोई चीज़ बहुत डिलीशियस होगी, या हम बोल सकते हैं टेस्टी होगी. माई मॉम्स केक ऑलवेज मेक माई माउथ वाटर, कि मेरी मम्मी का जो बनाया हुआ केक होता है वो हमेशा मेरे मुंह में पानी ला देता है. मेक माई माउथ वाटर, तो कैसा केक होगा कि मुंह में पानी आ जाएगा? डिलीशियस होगा या फिर टेस्टी होगा? लेट्स चूज द करेक्ट आंसर एंड एलिमिनेट द रॉन्ग वन. आर ब्लैंड एंड डिस्गस्टिंग. डिस्गस्टिंग मतलब होता है बहुत बुरा,
बहुत ही वाहियात, तो ये गलत हो गया। आर स्टेट एंड नॉट एडिबल, स्टेट है और नॉट एडिबल है। एडिबल होता है जो खाने लायक हो, और नॉट एडिबल का मतलब क्या हो जाएगा? इनएडिबल, यानी जो खाने लायक ना हो। ठीक है, तो खाने लायक नहीं है तो मुंह में पानी कैसे आएगा? रॉन्ग। आर सो टेस्टलेस, कि उसमें टेस्ट ही नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरी मॉम का जो बनाया हुआ केक है वो माउथ में वाटर ला रहा है, मेक माई माउथ वाटर, तो टेस्टलेस तो नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी विल बी दी, थर्ड विल बी दी करेक्ट आंसर। आर वेरी टेस्टी एंड एपिटाइजिंग, कि बहुत ही टेस्टी और एपिटाइजिंग है। टू ब्रेक अ लेग, टू ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होगा? टांग तोड़ लेना, लेग को ब्रेक कर लेना? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये इसका लिटरल मीनिंग हो जाएगा। When I went for a job interview, when I went for my job interview, my friend told me to break a leg. जब मैं जॉब इंटरव्यू पे गया, अपने जॉब इंटरव्यू पे, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या बोला? मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला टू ब्रेक अ लेग, कि भाई टांग तुड़वा लेना। ऐसा तो नहीं बोलेगा ना कोई। टू ब्रेक अ लेग का मतलब होता है इनडायरेक्टली गुड विश करना। ठीक है, गुड लक विश करना। किसी को हम अगर गुड लक विश करते हैं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो हम क्या बोलते हैं? टू ब्रेक अ लेग, इनडायरेक्टली बोलते हैं, प्यार से। टू कॉज एन एक्सीडेंट, की एक्सीडेंट हो जाए? नो। टू फ्रैक्चर अ लेग, टांग तुड़वा लेना, फ्रैक्चर कर लेना? नो। टू विश ईवल, बुरा बुरा सोचना? नहीं। टू विश गुड लक विश करना। ऑप्शन 4 विल बी दी करेक्ट आंसर। इनडायरेक्टली हम अपने फ्रेंड को बोलते हैं ना कि भाई बेस्ट ऑफ लक, तो हम क्या बोलते हैं? टू ब्रेक अ लेग, टू ब्रेक अ लेग। ये ध्यान रखना, काफी सारे एग्जाम्स में ये आ रखा है। टू ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक विश करना, इनडायरेक्टली गुड लक विश करना। ठीक। नेक्स्ट इज कीप एट आर्म्स लेंथ। अब मान लो ये एक आर्म है किसी का, यहाँ पे इसने किसी पर्सन को अपने से दूर रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि आर्म्स लेंथ पे इसको दूर रखना? नहीं। अनफ्रेंडली नेचर शो करना, फ्रैंक नहीं होना किसी के साथ। ठीक है। टू अलाउ समवन टू कम नियर टू यू, टू अलाउ समवन टू कम नियर योर होम? नो। मेंटेनिंग डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स वाइल एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करने के वक्त डिस्टेंस मेंटेन करना? बिल्कुल नहीं। प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गैदरिंग इन क्राउड्स? बिल्कुल भी नहीं। अवॉइड मेकिंग फ्रेंड्स विद समवन, किसी से दोस्ती नहीं बनाना। ठीक। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक, चिप किसका है? ओल्ड ब्लॉक का है। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, पहले से कोई ब्लॉक होगा उसका एक छोटा सा चिप, छोटा सा पार्ट, तो ये इसको रिजेंबल करता होगा ना। इस मान लो कि हमारा फोन है और उस फोन में जो हम चार्जर लगाते हैं बी टाइप सी टाइप, तो वो उसके टाइप का होता है, इसीलिए हम उसमें लगा पाते हैं ना। बी टाइप वाले में सी टाइप नहीं लगा पाओगे, सी वाले में बी नहीं लगा पाओगे, तो दोनों कनेक्टिंग है ना एक दूसरे से। तो इसका मतलब होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब कि पहले से कोई ब्लॉक प्रेजेंट है और उसके जैसा ही दिखने वाला उसका एक छोटा सा हिस्सा। यानी जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, उनके जैसे थोड़े बहुत आप दिखते हो, तो आप उनको रिजेंबल करते हो। ठीक है, वो पेरेंट्स क्या हो गए? पेरेंट्स हो गए ओल्ड ब्लॉक। ठीक है, और ये जो चिप है वो कौन हो गया? चाइल्ड हो गया। बच्चा हो गया चिप और ब्लॉक हो गए पेरेंट्स। तो पेरेंट्स के जैसे बच्चा दिखता है, यानी कि चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ओल्ड ब्लॉक के जैसा चिप दिखता है। समवन हु कैन डिजाइन आर्टिस्टिक पीसेस? नो। वन हु रिजेंबल्स अ पेरेंट स्ट्रांगली? दिस विल बी द करेक्ट आंसर। टू बी एबल टू कार्व अ वुडन ब्लॉक? नहीं, यहाँ पे भी वुड ब्लॉक की बात हो रही है, बिल्कुल भी नहीं। क्या हो जाएगा कि आप अपने पेरेंट्स की तरह स्ट्रांगली
रिजेंबल करते हो, या कोई दूसरा पेरेंट्स की तरह स्ट्रांगली रिजेंबल करता है, यानी दिखता है। कूल योर हील्स, कूल योर हील्स का मतलब हील्स को ठंडा करना नहीं। कूल योर हील्स का मतलब होता है किसी के लिए काफी देर तक वेट करना, ना चाहते हुए भी वेट करना, इंतजार करना। डू रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप योर सेल्फ फिट, नहीं। टेक ऑफ योर फुटवेयर आफ्टर अ लॉन्ग डे, बी टोल्ड बाय समवन टू वॉश योर फीट, अनविलिंगली वेट फॉर समथिंग और समवन, ना चाहते हुए भी किसी चीज के लिए या किसी के लिए वेट करना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ मुड़ जाना, कोई चीज ऐसे है स्ट्रेट और वो पीछे की तरफ मुड़ रहा है, यानी शो समवन योर बैक एंड इंसल्ट देम, किसी को पीठ दिखा के इंसल्ट करना। प्रैक्टिस योगिक एक्सरसाइज, नो। अटेम्प्ट डिफिकल्ट जिम्नास्टिक पोज, ट्राई टू अकोमोडेट एंड प्लीज समवन, किसी को हेल्प आउट करना, प्लीज करना या हेल्प करना किसी की, ठीक। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, पीछे ऐसे झुकते हैं ना, पीछे झुक के किसी को हेल्प करना। एड इंसल्ट टू इंजरी, इंजरी हो रखी है, इंजरी मतलब चोट लग रखी है, ठीक है, और आप इंसल्ट ऐड कर रहे हो। इसके लिए एक हिंदी में मुहावरा है, जले पे नमक छिड़कना, कि पहले से जल रखा है उसके ऊपर और नमक हमने छिड़क दिया, यानी इंजरी हो रखी है और हम उसमें और इंसल्ट ऐड कर रहे हैं। लेट्स रीड आउट द सेंटेंस। रितु added insult to injury when she told all my friends that I had not cleared the entrance exam. रितु ने क्या किया, इंजरी पे और भी इंसल्ट ऐड कर दिया। कैसे? कि मेरा हुआ ऐसा कि मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये इंजरी हो गई, बहुत दुख हुआ है ना, बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकला। और रितु ने इंसल्ट कैसे ऐड कर दिया उस पर, वो गई और उसने जाके मेरे सारे फ्रेंड्स को क्या किया, उसने बता दिया कि एक तो पेपर नहीं निकला और उसने जाके सबको ढोल पीट दिया। तो पहले से बुरे हालत में थे, इंजरी हो रखी थी, और भी इंसल्ट ऐड कर दिया कि सबको वो चीज़ पता चल गई बाद में, ठीक है। तो ऐसे तो आपको बिल्कुल नहीं करना है किसी के साथ। टू इंसल्ट समवन बाय स्पीकिंग बैडली, नो। टू से समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, ऐसा कुछ कहना, ऐसा कुछ करना जो क्या कर दे, एक बुरे सिचुएशन को और वर्स बना दे, और बुरा बना दे। क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब, मान लो ये दूध का पतीला है और स्पिल्ट का मतलब क्या होता है, गिरना, तो इसमें से ये पूरा दूध नीचे गिर गया, फैल गया, और आप रोए जा रहे हो। दूध गिर गया है, ऑलरेडी गिर चुका है ये, और इस बात पे रोना, इसका मतलब किसी ऐसी चीज पे रिग्रेट करना, किसी ऐसे मिस्टेक पे रिग्रेट करना जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं किया जा सकता है। अब तो जो होना था वो हो गया, उसे हम करेक्ट भी नहीं कर सकते, ऊपर से रो रहे हैं। मतलब किसी ऐसे मिस्टेक के लिए सॉरी फील करना या रिग्रेट फील करना दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, जो चेंज ही नहीं हो सकता है। फीलिंग अपसेट फॉर नो रीजन ओवर एवरी लिटिल थिंग, pitying someone who has had a loss, expressing concern over the loss of a dear person, feeling sorry over a mistake that cannot be changed. Option 4 will be the correct answer. Feeling sorry over a mistake that cannot be changed. ऐसे मिस्टेक पे सॉरी फील करना जो चेंज नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। नेक्स्ट इज टू क्लोज फॉर कंफर्ट, कि कंफर्ट के लिए, आराम के लिए कुछ ज्यादा ही क्लोज है।
क्या होगा इसका? द लिक्विड शॉप दैट हैज ओपन्ड इन द लोकल शॉपिंग सेंटर इज टू क्लोज फॉर कंफर्ट। कि जो लिक्विड शॉप, शराब की दुकान जो पास के लोकल शॉपिंग सेंटर पे खुली है, वो बहुत ज़्यादा ही क्लोज है कंफर्ट के लिए। कंफर्ट का मतलब क्या होता है? आरामदायक। और कुछ ज़्यादा ही क्लोज है, तो ये हम डिफरेंट सेंस में बोल रहे हैं ना, लिटरल मीनिंग में तो नहीं बोल रहे, डिफरेंट सेंस में बोल रहे। इसका मतलब वो अनकंफर्टेबल होगी। राइट, इनडायरेक्टली हमें डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर रही होगी। इतना क्लोज है कि अब वो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट का कारण बन चुकी है। वेलकम बिकॉज इट इज वेरी नियर एंड यूजफुल। बी एट अ वेरी कंफर्टेबल डिस्टेंस। सो क्लोज टू बी अ कॉज ऑफ वरी बिकॉज ऑफ बीन अनवेलकम। गुड टू हैव समथिंग वेरी क्लोज। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इतने क्लोज है कि वो एंजाइटी का, वरी का कारण बन चुका है। सो क्लोज टू बी अ कॉज फॉर वरी बिकॉज ऑफ बीन अनवेलकम। लेट योर हेयर डाउन मतलब बालों को नीचे कर लेना। लेट योर हेयर डाउन। यू हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर 2 years. It's time to let your hair down and enjoy yourself now. सेंटेंस पढ़ के देखो कैसे पता चल रहा है कि तुमने 2 साल बहुत हार्ड वर्क करा है और इट्स टाइम, अब ये टाइम है कि तुम अपना हेयर डाउन कर लो। लेट योर हेयर डाउन एंड एंजॉय योरसेल्फ, कि अब तुम आराम करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। टू लिव अ केयरलेस लाइफ, to become conscious about your looks, to become very uncaring about others, to take it easy and relax. क्या हो जाएगा इसका आंसर? To take it easy and relax. Let your hair down. अपने बालों को, अपने हेयर्स को डाउन कर लो, यानी कि आराम फरमाओ, रिलैक्स करो। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब डिस्गाइज में ब्लेसिंग कैसे हो सकती है? डिस्गाइज में ब्लेसिंग कैसे हो सकती है? माई अंकल स्पेंडिंग अ फ्यू डेज विद अस टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज ही हेल्प मी प्रिपेयर फॉर माई मैथ्स एग्जाम। मेरे अंकल जो हमारे साथ ठहरे, वो क्या साबित हो गया मेरे लिए? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि उन्होंने मुझे मैथ्स के एग्ज़ाम में हेल्प आउट करा, प्रिपेयर करने में हेल्प आउट करा उन्होंने। अब बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कोई उनको विजिट करता है तो उनको लगता है कि कब वो वहाँ से चला जाए वो बंदा, है ना, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके। पर अगर वो बंदा आपके काम आने लगता है तो आपको क्या लगता है कि अरे इसका रुकना तो अच्छा हो गया। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि कोई चीज़ आपको स्टार्टिंग में बुरी लग रही होती है पर वो आपके लिए ब्लेसिंग साबित हो जाती है। ठीक है, आपके लिए अच्छी होती है। अ विजिट बाय समवन whom you do not like, something good that seems bad at first, something that you are not able to recognize, an event that is really bad in long run. क्या होगा? कोई ऐसी चीज़ जो आपको स्टार्टिंग में बुरी लग रही हो पर वो आपके लिए बेनिफिट लेकर आती है। ठीक है, वो आपके लिए गुड होती है, अच्छी होती है। समथिंग गुड दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट। एंड थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल, दैट्स ऑल। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू लाइक दिस सेशन। तो और भी जो भी टॉपिक्स बच गए हैं उनको भी मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और स्टडी वेल। और जो भी आपको और भी अगर कोई टॉपिक पे चाहिए होगा क्लास तो डू कमेंट इन दी कमेंट सेक्शन। और you can watch other videos too. It will really help you in your upcoming BPSC AEDO.
थैंक यू।